हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। आपके सामने दिख रहा है और इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसी को हिंदी में कहा जाता है श्वसन तंत्र। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी श्वसन तंत्र के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर लिए हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र के बारे में। क्लियर? कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? चलिए, इससे पहले वाली टॉपिक जो हम लोग पढ़ चुके थे वो उम्मीद करते आप लोग देख लिए होंगे। यदि जो नहीं देख पाए होंगे उनसे मेरा ये निवेदन है कि वो पीछे वाली टॉपिक आप लोग जरूर देख लेंगे, ताकि क्या कहते हैं आपका जो है आगे पढ़ने में आपको परेशानी ना हो। और उसकी पीडीएफ शायद डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं डाल पाए हैं, उसको भी हम आपको कल या परसों जो है उसका भी डलवा देंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम लोग इसमें समझेंगे कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है, यानी ये श्वसन तंत्र है क्या। तो दिमाग लगाइएगा। तंत्र का मतलब हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताए थे कि तंत्र का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी अंगों का समूह। तंत्र का मतलब क्या होता है भाई? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी अंगों का समूह। तो अंगों का वैसा समूह जो आपके श्वसन की प्रक्रिया में आपको मदद पहुंचाती है, श्वसन की प्रक्रिया में हम लोगों को हेल्प पहुंचाती है, वैसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वैसे अंगों के समूह को हम लोग श्वसन तंत्र बोलते हैं। क्योंकि तंत्र का मतलब क्लियर था कि तंत्र का मतलब बताए अंगों का समूह यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, और श्वसन का मतलब क्या हो गया? सांस लेना और सांस छोड़ना। श्वसन की क्रिया में दोनों चीज आ जाता है, सांस लेना भी आ जाता है और सांस छोड़ना भी आ जाता है। यानी सांस लेने और सांस छोड़ने की जो पूरी प्रक्रिया है, सांस लेने वाली भी यानी इंस्पायरेशन भी और एक्सपायरेशन भी, यानी सांस लेना भी और सांस छोड़ना भी, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका रिस्पायरेशन कहा जाता है, अर्थात श्वसन के नाम से जाना जाता है। और अंगों का वो ग्रुप जो आपके इस श्वसन की प्रक्रिया में आपका मदद पहुंचाता है, आपको हेल्प करता है, उन अंगों के ग्रुप को यानी उस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी किस नाम से जानते हैं? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम बोले तो उसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। किस तंत्र के नाम से जानते हैं? तो ये श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं, जो आपके श्वसन की प्रक्रिया में आपका मदद पहुंचाता है, आपके श्वसन की प्रक्रिया में आपको हेल्प करता है। उन अंगों के ग्रुप को हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया कि अंगों का वैसा समूह जो आपको श्वसन की प्रक्रिया में मदद करता है, श्वसन की क्रिया में आपको हेल्प करता है, उन अंगों के समूह को ही रिस्पायरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र कहते हैं। अब सवाल यह है कि इस श्वसन तंत्र में कौन कौन सा अंग आएगा, तो गौर से सुनिएगा। इसमें हम लोगों का नाक भी आ जाएगा, श्वास नली आ जाएगा, ट्रेकिया आ जाएगा, फेफड़ा आ जाएगा, ब्रोंचस आ जाएगा, ऑल्व्यूली आ जाएगा। ये पूरा एक सिस्टम है, एक ग्रुप है ऑर्गन्स का। और इन सारे ग्रुप को जब ऐड किया जाता है तो ये सब ग्रुप मिलकर आपके श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। क्योंकि सबसे पहले वायु क्या है? हमारे नाक में प्रवेश करती है इस नसा मार्ग के द्वारा, और फिर इससे द्वारा कहा जाता है वो आपका ट्रेकिया होते हुए आगे की ओर बढ़ती है, लेरिक्स होते हुए आगे की ओर बढ़ती है, फिर आगे चलकर वो आपका ट्रेकिया जो है वो दो भागों में बंट जाती है, एक दाएं वाले फेफड़ा में और एक बाएं वाले फेफड़ा में चला जाता है। फिर फेफड़ा में आपका वो वायु जो है उसमें से ऑक्सीजन आपके ब्लड के साथ रिएक्शन करता है, उसके बाद आपके ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है। फिर वहां से डायफ्राम फेफड़ा के नीचे होती है, वो डायफ्राम ऊपर नीचे होकर आपको फिर सांस के छोड़ने में आपकी मदद पहुंचाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें नाक, ट्रेकिया, ब्रोंचस, लंग्स, डायफ्राम, ये सबकी उपयोगिता होती है। अर्थात इन सारे अंगों का जो ग्रुप है, इस ग्रुप को ही श्वसन तंत्र इन रिस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं ना? चलिए, अब सवाल यह है कि सर आखिर श्वसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो दैनिक जीवन में हम लोगों को काम करना है, जैसे हम मेरा काम है पढ़ाना तो हम पढ़ाते हैं, आपका काम है पढ़ना तो आप पढ़ते हैं, मजदूर का काम है मजदूरी करना, मजदूरी करते हैं, ठेला चलाने वाला का काम है ठेला चलाना, वो चलाते हैं।
तो सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बटा हुआ है, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। तो उस काम को करने के लिए क्या चाहिए? तो हम लोगों को एनर्जी चाहिए, उस काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और उस ऊर्जा की आपूर्ति कहां से होगा? तो भोजन के माध्यम से होगा। तो आपके भोजन के माध्यम से जो आपको ऊर्जा मिलता है, उस ऊर्जा को प्रदान करने के लिए आप जो सांस लेते हैं, उस सांस के रूप में जो आप ऑक्सीजन लेते हैं या हाइड्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, आप वायु लेते हैं। सिर्फ आप ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, आप सांस के रूप में वायु लेते हैं। और वो वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिक्सर है। उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, धूलकण भी है, जलवाष्प भी है। ये सब आपके वायुमंडल में मिली हुई है। और हम लोग क्या करते हैं? उस वायु को सांस के रूप में लेते हैं। अब वो वायु क्या करती है? वह ऑक्सीजन क्या करती है? वह आपके ग्लूकोज से रिएक्शन करती है। वो ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्शन करके ग्लूकोज को तोड़ देती है। जब वो टूट जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है। उसके अलावे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। और उस ऊर्जा की आपूर्ति आपके बॉडी को होती है और आप किसी भी कार्य को आसानी से कर पाते हैं। यानी आपको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। और उस ऊर्जा की आपूर्ति कहां से होती है? किस प्रक्रिया से होती है? तो उस ऊर्जा की आपूर्ति जो है ये श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ही होती है, श्वसन के दौरान ही होती है। तो ये आपका हो गया कि श्वसन क्रिया क्यों जरूरी है। तो आपके बॉडी को जो दैनिक काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी की भरपाई के लिए आपके बॉडी में वायु चाहिए। क्योंकि उस वायु का ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। इसके अलावे हम लोगों की बॉडी को ऊर्जा मिलती है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया ना? तो वही बात स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि जीवों में दैनिक कार्यों के दौरान क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की आपूर्ति जो है यह श्वसन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा होता है? तो इस श्वसन प्रक्रिया के द्वारा होता है। और अंगों का समूह जो आपकी श्वसन की क्रिया में आपका मदद करता है, सहायता प्रदान करता है, इस अंगों के समूह को ही क्या कहा जाता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया कि हम लोगों के बॉडी में अंगों का वो ग्रुप है जो ग्रुप हमारे श्वसन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है, श्वसन की क्रिया में आपको हेल्प करता है। उन अंगों के समूह को ही क्या कहा जाता है? तो उन अंगों के समूह को ही श्वसन तंत्र के नाम से, रिस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और उसमें कौन कौन सा अंग है उसका नाम भी आपको पता हो गया। नाक हो गया, लैरिक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंचस हो गया, फेफड़ा हो गया, डायफ्राम हो गया। ये सब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो कि आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट्स है। श्वसन क्यों हुआ वो भी क्लियर हो गया कि दैनिक जीवन में काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी की आपूर्ति जो है इस श्वसन के माध्यम से ही होता है, श्वसन की क्रिया के माध्यम से ही होता है। क्लियर ना? चलिए अब आपका है कि श्वसन के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। हम ऑलरेडी आपको अभी तुरंत बताएं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है कि आपके भोजन का जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है। उसके अलावे ऊर्जा की भी आपूर्ति करती है। और वही ऊर्जा जो ग्लूकोज टूटकर आपको मिलता है उसी ऊर्जा से हम लोग काम कर पाते हैं। जैसे हमें एनर्जी है तभी हम पढ़ा पाते हैं। यदि हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होती तो क्या हम पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पाते। कट रहा है साइड से क्या बाबू? एक मिनट कट रहा था ना, अब नहीं कट रहा है। चलिए तो क्लियर हो गया भाई? कट नहीं रहा है बाबू? चलिए तो क्लियर हो गया कि हम लोग क्या है कि ऊर्जा की आपूर्ति हमारे बॉडी को होती है। और उस ऊर्जा की आपूर्ति कहां से होती है? तो इस ग्लूकोज के माध्यम से, क्योंकि ये ग्लूकोज ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करने के बाद आपको क्या बनाता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसके अलावे आपको कार्बन डाइऑक्साइड के अलावे जल कब में टूटता है। इसके अलावे आपके बॉडी को क्या देती है? एनर्जी देती है। और इसी एनर्जी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? दैनिक जीवन के कार्यों का संपादन करते हैं। जो अभी हम समझाए ऑलरेडी लिखा हुआ है। मतलब समझिए इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम आपको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे और यहां पर लिखा हुआ नहीं है। हर कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, बस आपको गौर से सुनने का और देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। एकदम साइंस की दुनिया से हम आपको आजाद करा देंगे यदि आप रेगुलर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पर भी हमारी क्लास को देखेंगे तो। और आप लोग इस थ्योरी की क्लास के साथ साथ डेली रात के 8 बजे हमारे चैनल पे आप लाइव में आइए
8 से 9 बजे रात में हम अपने YouTube चैनल पे राहुल सावरना जीएस चैनल पे हम 8 से 9 में क्या करते हैं, आपको लाइव डिस्कशन कराते हैं, क्वेश्चंस का भी, कुछ इंपॉर्टेंस कभी कभी थ्योरी का भी। आप उस सेशन को देखिए, बहुत ही मजा आएगा। चला इतना मजा आएगा, कभी सोचे भी नहीं होंगे कि साइंस इतनी भी आसान हो सकती है। तो आप 8 से 9 में लाइव में भी आइए और यहाँ पे पर भी पढ़िए। और जो नए बच्चे आपके दोस्त हैं या कजन हैं जो उनको साइंस पढ़ने की आवश्यकता है, तो हमारे इस RS क्लासेस ऐप के बारे में जरूर बताइए और उन्हें भी हमसे पढ़ने का मौका दीजिए। उनको भी समझाइए कि यदि साइंस से हैं परेशान तो राहुल सावरना सर करेंगे समाधान। एकदम टैगलाइन बना दीजिए कि साइंस की दुनिया से हैं परेशान तो राहुल सावरना सर करेंगे उसका समाधान। तो आप लोग उनको जरूर हम मेरे बारे में बताइए, हमारे YouTube चैनल से उनको जोड़िए ताकि वो हमसे डेली फायदा ले सके। और साइंस की दुनिया में हम आपको आजाद करा देंगे। हम आपसे कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं, यदि आप मेरे साथ रेगुलर रह जाइएगा तब 1 घंटा हमारी थ्योरी वाली वीडियो को देखिए ऐप पर और 1 घंटा हमारे YouTube चैनल के क्वेश्चन डिस्कशन को देखिए, बड़ी मजा आएगा। चला और जब भी टाइम मिले आप अपने लिए हमारे बहुत सारी प्रीवियस 350 वीडियो, 400 वीडियो हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां से भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं। यदि आप कहीं पढ़े हुए हैं तो उसकी वीडियोस को आप निकालिए, नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, आप कोई वीडियो देखिएगा, आपको लगेगा कि सर अब मेरे सामने हमको समझा रहे हैं। एकदम इतनी इजी भाषा में हम आपको पढ़ाते हैं। हमको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप लोग मेरे सामने नहीं है। हमको लगता है कि मेरे सामने हजारों बच्चे हैं जिसे मैं दे रहा हूं, और वो कहां नहीं समझेगा और कहां समझेगा उस पॉइंट्स को मैं समझता हूं कि पिछले 12 वर्षों से इस पटना की ऐतिहासिक धरती पर मैं पढ़ा रहा हूं। और 12 वर्षों में यह अनुभव हो गया है कि बच्चे को कहां कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा और बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे समझाएं ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, ये सब समझ में जरूर हमको आता है। इसलिए आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारी वीडियोज है, उसको आप देखिए, समझिए और अपनी डायरी में उन सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए ताकि एग्जाम में आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना महसूस हो। क्लियर? चलिए तो आइए, तो अभी जो आपको समझा वो क्लियर हो गया कि हमारे बॉडी में श्वसन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज से ही ऊर्जा मिलती है। अर्थात ग्लूकोज जो है वो हम लोगों की बॉडी के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जो तत्काल हम लोगों को क्या करती है, एनर्जी देती है। तत्काल हम लोगों के बॉडी में ऊर्जा भरने का काम करती है कौन? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ही ऑक्सीजन से रिएक्शन किया है और यही ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, जल का निर्माण किया और इसके अलावे आपके बॉडी को क्या मिला, तो यहां से इसके अलावे आपके बॉडी को एनर्जी भी मिल गया, ऊर्जा भी मिल गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोगों के शरीर में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज से किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है, तो प्रत्यक्ष ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करेगा तो कार्बोहाइड्रेट से अप्रत्यक्ष ऊर्जा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से इनडायरेक्ट एनर्जी मिलती है, जबकि ग्लूकोज जो है इससे आपकी बॉडी को डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है। क्लियर? चलिए अब यह क्लियर हो गया कि आपका क्या होता है रिस्पिरेशन के दौरान, क्या होता है कि आपका ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये क्या हो गया, ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या टूट गया, 6CO2 6H2O। और इसके अलावे आपकी बॉडी को क्या मिला, तो इसके अलावे आपकी बॉडी को एनर्जी मिला, यानी ऊर्जा मिला। अतः आपके बॉडी में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वह ग्लूकोज है, जो ऑक्सीश्वसन के दौरान अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह ग्लूकोज टूट गया और टूटने के बाद आपको क्या किया, आपको एनर्जी देने का काम किया, आपको ऊर्जा देने का काम किया। अतः हम लोगों के श्वसन क्रिया के दौरान हमारी नाक के द्वारा हम लोग वायु तो लेते हैं, लेकिन वो वायु आपके फेफड़ा में जब जाता है तो वहां से ऑक्सीजन आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है, वो ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद आपकी बॉडी को ऊर्जा भी देने का काम करता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और आपके बॉडी को में ब्लड के सर्कुलेशन में, ब्लड के प्यूरिफिकेशन में भी ये ऑक्सीजन मदद पहुंचाता है। अर्थात रक्त का शुद्धिकरण, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है, तो ध्यान रखेंगे रक्त का शुद्धिकरण जो है वो फेफड़ा में होता है। जो फेफड़ा आपके शरीर का प्रमुख श्वसन अंग है। जैसे श्वसन अंग में अभी बहुत सारे नाम आपको बताए ना, जैसे श्वसन अंग में हम आपको नाक के बारे में बताए, लंग्स के बारे में बताए, क्या लंग्स बोलते सॉरी, ये ट्रेकिया के बारे में बताए, या फिर ये फेफड़ा के बारे में बताए, डायफ्राम के बारे में बताए, ब्रोंचस के बारे में बताए, ऑल्व्यूली के बारे में बताए। तो ये सब श्वसन तंत्र के अंग हैं, लेकिन सबसे जो प्रमुख अंग है, सबसे जो मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, उसमें फेफड़ा का नाम आता है। क्वेश्चन का यदि एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, तो आप आंसर फेफड़ा बोलेंगे।
सबसे प्रमुख परिवहन तंत्र कौन है, तो आप आंसर हृदय बोलेंगे। सबसे प्रमुख उत्सर्जन तंत्र कौन है, तो आप आंसर किडनी बोलेंगे। बात आप समझ रहे हैं ना। यदि मेन की बात करेगा कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन्स कौन सा है, सबसे मुख्य अंग कौन है, तो आपका वो लंग्स है, वो आपका फेफड़ा है, जिसका दो काम है। पहला काम श्वसन क्रिया का संपादन करना, किसके माध्यम से होता है, तो फेफड़ा के माध्यम से। और दूसरा जो है वो आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, रक्त का शुद्धिकरण जो है वो हम लोगों के फेफड़ा के माध्यम से होता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो रक्त का प्यूरिफिकेशन जो है, रक्त का शुद्धिकरण जो है वो फेफड़ा के माध्यम से ही होता है। रक्त जो है उसका प्यूरिफिकेशन फेफड़ा करता है, यानी आपका फेफड़ा का काम है रक्त का शुद्धिकरण करना भी, और फेफड़ा का काम है मुख्य श्वसन तंत्र का भी काम करना। अतः सांस लेने और सांस छोड़ने की पूरी प्रक्रिया जो है वो आपके फेफड़ा के नीचे जो डायफ्राम होती है उसी के ऊपर नीचे से होता है, अर्थात आपके फेफड़ा के माध्यम से ही होता है। तो फेफड़ा क्या हो गया, हम लोगों का सबसे प्रमुख श्वसन अंग हो गया। कोई कंफ्यूजन, चलिए तो क्लियर हो गया। ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, आपको एनर्जी देता है। उसके बाद मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होगा, देखिए अभी जो हम समझाए जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि हम लोगों के बॉडी का जो सबसे मेन श्वसन अंग की बात करेगा तो मेन में किसका नाम आ जाएगा, फेफड़ा का नाम आ जाएगा। यानी ये लंग्स जो है सबसे प्रमुख श्वसन अंग है, सबसे प्रमुख श्वसन तंत्र है, जो हम लोगों की बॉडी के लिए क्या है, श्वसन का कार्य करती है। अब यदि आपसे बात किया जाए इस श्वसन की क्रिया के बारे में कि यह श्वसन की प्रक्रिया कितना प्रकार से संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। श्वसन की क्रिया कितना प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनॉक्सी श्वसन। श्वसन की क्रिया कितने प्रकार के, तो श्वसन की क्रिया दो प्रकार के। कौन कौन, तो ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। कौन कौन भाई, तो एक ऑक्सी श्वसन और एक क्या हो गया, अनॉक्सी श्वसन। ये दो प्रकार की श्वसन की प्रक्रियाएं घटित तो होती है, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनॉक्सी श्वसन। कोई कंफ्यूजन बाबू रे नहीं। अब कहेंगे कि सर ये ऑक्सी श्वसन क्या होता है और अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, तो गौर कीजिएगा ये अनॉक्सी लिखा हुआ है, देखिए और नॉक्सी, अनॉक्सी यानी वैसी श्वसन की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ना हो। अनऑक्सी जिसमें ऑक्सीजन भाग नहीं लेती है उसको अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी श्वसन। गौर कीजिएगा बउआ, पेज कहां से ले भाई, अच्छा यहां से, ध्यान देना बउआ। यदि हम आपसे बात करते हैं श्वसन के बारे में बाबू, तो ध्यान देना कि आपकी श्वसन की प्रक्रिया जो होता है ना बाबू, ये श्वसन की क्रिया जो है ये आपका दो प्रकार का हो गया। एकदम समझने का बाबू काम करेंगे। श्वसन की क्रिया कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे सर श्वसन की क्रिया दो प्रकार का होता है। कौन कौन, तो गौर से सुनिएगा। एक को कहा जाता है ऑक्सी श्वसन, क्या कहा जाता बाबू रे, एक को कहा जाता है ऑक्सी श्वसन और दूसरे को क्या कहा जाता है, तो दूसरे को कहा जाता है अनॉक्सी श्वसन। एक को ऑक्सी श्वसन और दूसरे को क्या कहा जाता है, अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। तो अब कहेंगे सर ये ऑक्सी श्वसन क्या है, तो गौर कीजिएगा श्वसन की वो प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी श्वसन। और जिसमें ऑक्सीजन भाग नहीं लेता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्लियर ना बउआ रे, तो वैसी श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन भाग नहीं लेता है उसको अनॉक्सी श्वसन, और जिसमें ऑक्सीजन भाग लेती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन। क्लियर हो गया बाबू रे, कोई कंफ्यूजन, चलो ये क्लियर हो गया बाबू रे कि जो वैसी श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी उसको ऑक्सी श्वसन बोलेंगे, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी उसको अनॉक्सी श्वसन कहा जाएगा। पक्का ना, चलिए कंफर्म हो गए। अब मन में सवाल लेकिन आया होगा कि सर ये ऑक्सी श्वसन किसमें होगा और अनॉक्सी श्वसन किसमें होगा, तो ध्यान देना बेटा, किसी भी पेड़ पौधे की बात किया जाएगा, किसी भी जीव जंतु की बात किया जाएगा तो उसमें ऑक्सी श्वसन ही होता है। यानी सभी जीव जंतु, ध्यान देना बउआ, सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे की बात करेगा कि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे में किस प्रकार का श्वसन होता है, तो सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे में ऑक्सी श्वसन होता है।
कौन सा श्वसन? ऑक्सी श्वसन। सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे में ऑक्सी श्वसन होता है। तो कहेंगे सर ये अनॉक्सी श्वसन तब किसमें होगा? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके मांसपेशी की बात करेगा कि मांसपेशी में किस प्रकार का श्वसन होगा, तो कहिएगा अनॉक्सी। किसी भी जीव जंतु की बात करेगा, पेड़ पौधे की बात करेगा कि जीव जंतु और पेड़ पौधे में किस प्रकार का श्वसन होता है, तो आप आंख बंद कर क्या बोलिएगा? किसी भी जीव जंतु में और पेड़ पौधे में जो है आपका ऑक्सी श्वसन होता है। कौन श्वसन बाबू रे? ऑक्सी। किसी भी जीव जंतु और पेड़ पौधे में ऑक्सी श्वसन होता है। लेकिन सवाल यह करेगा तब आखिर अनॉक्सी श्वसन किसमें होता है? तो किसी भी जीव की मांसपेशी की बात करेगा तो मांसपेशी में अनॉक्सी श्वसन होगा। और ध्यान देना, किसी भी पेड़ पौधे के बीज की बात करेगा कि बीज में कौन सा श्वसन होगा, तो अनॉक्सी श्वसन होगा। किसी भी जीव के प्लांट के फल की बात करेगा कि बीज में और फल में किस प्रकार का श्वसन होगा, तो याद रखिएगा बीज की बात करेगा और फल की बात करेगा तो उसमें अनॉक्सी श्वसन होगा। पेड़ पौधे में ऑक्सी श्वसन होता है, जीव जंतु में भी ऑक्सी श्वसन होता है, लेकिन मांसपेशी की बात करेगा तो अनॉक्सी श्वसन होगा। बीज की बात करेगा अनॉक्सी श्वसन होगा, फल की बात करेगा तो अनॉक्सी श्वसन होगा। कोई कंफ्यूजन? अनॉक्सी श्वसन कहते किसको है? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन भाग नहीं लेता है। और ऑक्सी श्वसन किसको बोलेंगे? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। पक्का ना? चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में ये सेट हो गया होगा। और आपके सामने लिखा हुआ है अनॉक्सी श्वसन का मतलब हो गया जिसमें ऑक्सीजन भाग नहीं लेता है, और ऑक्सी श्वसन का मतलब हो गया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब बात करते हैं पौधे में श्वसन के बारे में। तो क्लियर था कि पेड़ पौधे में ऑक्सी श्वसन होता है। सामान्य रूप से किसी भी पेड़ पौधे की बात करेगी तो उसमें ऑक्सी श्वसन होगा, लेकिन उसके बीज की बात करेगा, फल की बात करेगा, तब उसमें अनॉक्सी श्वसन होगा। और स्पष्ट लिखा भी होगा कि सामान्यतः पौधे जो है ऑक्सी श्वसन करते हैं। हम पहले आपको समझा दिए, लिखा हुआ है ना कि सामान्य रूप से पेड़ पौधे जो है उसमें ऑक्सी श्वसन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधे के कुछ भाग, फल और बीज, स्पष्ट लिखा है ना कि पौधे के कुछ भाग की बात करेगा, यानी फल की बात करेगा और बीज की बात करेगा, तो इसमें क्या होगा? अनॉक्सी श्वसन होगा। किसकी बात किया? फल की बात किया और बीज की बात किया। यदि फल और बीज की बात करेगा तो अनॉक्सी श्वसन होगा। किसी भी पेड़ पौधे की बात करेगा, किसी भी जीव जंतु की बात करेगा तो ऑक्सी श्वसन होगा। पक्का ना? तो क्लियर हो गया कि फल और बीज में किस प्रकार का श्वसन होता है, तो अनॉक्सी श्वसन होता है। अतः पौधे में अनॉक्सी श्वसन के दौरान जो है ये ग्लूकोज के अणु टूट जाता है और निर्माण किसका करता है? इथाइल अल्कोहल का। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ पौधे में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज टूट जाता है तो किसका निर्माण करता है? इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है? इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। और आपकी मांसपेशी की बात करेगा कि जब मांसपेशी में ग्लूकोज ऑक्सीजन के अभाव में टूट जाएगा तब किसका निर्माण करेगा? तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड का। जीव जंतु के मांसपेशी की बात करेगा तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, और पेड़ पौधे की बात करेगा तो इथाइल अल्कोहल का निर्माण होगा। पेड़ पौधे में ऑक्सीजन के अभाव में जब ग्लूकोज टूटता है तो इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार जीव जंतु की बात करेगा तो हम लोगों की मांसपेशी में जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हम लोगों में लैक्टिक एसिड का, और पेड़ पौधे में ऑक्सीजन के अभाव में इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त करता है, जिसमें 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। अर्थात अनॉक्सी श्वसन जो होता है उससे हम लोगों के बॉडी को, अर्थात पेड़ पौधे में बीज को और फल को मात्र 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। कितना एटीपी? अब कहेंगे सर ये एटीपी क्या होता है? तो एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट। गौर कीजिएगा बाबू, एटीपी का मतलब क्या होता है? एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट। इसको कहा जाता है क्वांट्स ऑफ एनर्जी, यानी इसको ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। जैसे फिजिक्स में एनर्जी के लिए जूल आप लिखते हैं ना, फिजिक्स में एसआई मात्रक एनर्जी का क्या होता है? जूल होता है। उसी तरह से बायोलॉजी में जब एनर्जी वर्ड यूज करेंगे तो वहां पर एटीपी, एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट इसको क्या कहा जाता है? क्वांट्स ऑफ एनर्जी। इसको ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? क्वांट्स ऑफ एनर्जी, यानी इसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। क्लियर? ध्यान दे पाओ।
इसे क्वांट्स ऑफ एनर्जी यानी इसको ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? सामान्य रूप से पेड़ पौधे में किस प्रकार का श्वसन? तो ऑक्सी श्वसन। लेकिन फल की बात करेगा और बीज की बात करेगा तब क्या बोलिएगा? फल और बीज की बात करेगा तब हो जाएगा बाबूड़े अनॉक्सी श्वसन। तब कौन सा श्वसन भाई? अनॉक्सी श्वसन। हेलो हेलो, हेलो हेलो। चलिए, यदि पेड़ पौधे की बात किया जाएगा तो पेड़ पौधे में झाग का निर्माण होगा, लेकिन जीव जंतु की बात किया जाएगा तो जीव जंतु में झाग का निर्माण नहीं होती है। यानी आपका अनॉक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज टूट जाता है तो किसमें कन्वर्ट होता है? इथाइल अल्कोहल में, लैक्टिक एसिड में। और कितना ऊर्जा निकाला भाई? तो आपको 2 एटीपी ऊर्जा निकलता है। कितना एटीपी ऊर्जा निकलता है भाई? तो आपको 2 एटीपी ऊर्जा। यानी ध्यान रखिएगा, अनॉक्सी श्वसन से आपको 2 एटीपी ऊर्जा मिलता है। अनॉक्सी श्वसन से कितना ऊर्जा मिलता है? तो 2 एटीपी। और याद रखिएगा, यदि ऑक्सी श्वसन की बात करेगा तो याद रखिएगा ऑक्सी श्वसन जो है, इस ऑक्सी श्वसन से आपके बॉडी को 38 एटीपी ऊर्जा मिलेगा। ऑक्सी श्वसन की बात करेगा तो बाबू कितना मिलेगा? यदि ऑक्सी श्वसन की बात करेगा तो ऑक्सी श्वसन के दौरान जो है वो आपको 38 एटीपी ऊर्जा मिलेगा, और अनॉक्सी श्वसन के दौरान कितना मिलेगा? तो मात्र 2 एटीपी ऊर्जा आपको मिलती है। क्लियर? कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कि बैक्टीरिया तथा फंगस अनॉक्सी श्वसन समान रूप से करता है। अब जैसे कि बात करेगा आपसे बैक्टीरिया के बारे में, फंगस के बारे में, ये सब में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे? अनॉक्सी श्वसन होता है। जीव जंतु और पेड़ पौधे में ऑक्सी श्वसन होता है, लेकिन फल की बात करेगा, बीज की बात करेगा, मांसपेशी की बात करेगा, तब आंसर क्या होगा? अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन से कितना ऊर्जा मिलती है? तो मात्र 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। और ऑक्सी श्वसन से कितना ऊर्जा मिलती है? तब आंसर क्या होगा? ऑक्सी श्वसन के दौरान आपको 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। कितना एटीपी भाई? तो 38 एटीपी। अब यदि जीव की बात करेगा तो यहां भी देखिए सेम चीज है। जो चीज अभी हम आपको समझाए वो सेम टू सेम लिखा हुआ है कि प्राय जीव जंतु में भी क्या होता है बाबू? कि प्राय जीव जंतु की बात करेगा, जानवरों की बात करेगा तो उसमें आपको ऑक्सी श्वसन भी होगा। प्राय सभी जीव जंतु में ऑक्सी श्वसन ही होती है, लेकिन वही जीवों के मांसपेशी की बात करेगा तो कभी कभी मांसपेशी में ऑक्सीजन के अभाव में रिएक्शन होता है, और ऑक्सीजन के अभाव में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन से भी आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो आपकी मांसपेशी में होती है। तो आपकी मांसपेशी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। यही कारण है कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो आपका हाथ, पैर, पीठ ये सब दर्द करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि ऑक्सीजन जितना भरपूर मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो आपका ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और उसी लैक्टिक एसिड से दर्द का एहसास होता है। तो यहां पर 2 तरह का सवाल हो गया, एक कि प्राय सभी जीव जंतु में किस प्रकार का शोषण होता है, तो आप आंसर ऑक्सी शोषण बोलेंगे। किस प्रकार का शोषण होगा? प्राय सभी जीव जंतु की बात करेगा कि प्राय सभी जीव जंतु में किस प्रकार का शोषण होगा, तो एक लाइन में हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सी शोषण। लेकिन जीव जंतु के मांसपेशी की बात करेगा तब क्या होगा? अनॉक्सी शोषण। यदि मांसपेशी की बात करेगा बाबू तब क्या होगा? अनॉक्सी शोषण। कोई कंफ्यूजन? ओ यार फोन कर दिया। यदि जीव जंतु की बात करेगा तो क्लियर हो गया कि ऑक्सी शोषण ही होगा, लेकिन पेड़ पौधे की बात करेगा तब क्या होगा? ऑक्सी शोषण ही होगा। लेकिन फल की बात करेगा, बीज की बात करेगा, मांसपेशी की बात करेगा तब आंसर अनॉक्सी शोषण हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऑक्सीजन की कभी कमी के कारण जब क्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा? लैक्टिक एसिड का। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होती है? आपके मसल्स में बहुत ज्यादा क्या होता है? दर्द, यानी आपको पेन का एहसास होता है। क्लियर ना बाबू? तो उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं, आपका ऑक्सी शोषण भी और अनॉक्सी शोषण भी, ये दोनों क्लियर हो गया होगा कि जीव जंतु के शरीर में, पेड़ पौधे में ऑक्सी शोषण ही होता है, लेकिन
पेड़ पौधे में फल की बात करेगा, बीज की बात करेगा, बैक्टीरिया की बात करेगा, फंगस की बात करेगा या मांसपेशी की बात करेगा, तब अनॉक्सी श्वसन होगा। क्लियर? चलिए, अनॉक्सी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, आपका ऑक्सीजन डेप्थ यानी अभावीय श्वसन। ये तो क्लियर है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो उसको अभावीय। अभी दो तरह का बात बताए ना बाबू, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसको बावीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन कहा जाएगा, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो उसको अभावीय श्वसन कहा जाता है। यानी अनॉक्सी श्वसन के दौरान जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें ऑक्सीजन डेबिट इन अभावीय श्वसन कहा जाता है। तो क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसको बावीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो उसको अभावीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। अब ऑक्सी श्वसन की परिभाषा यहां ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि श्वसन की वो प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसको ऑक्सी श्वसन बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज टूटकर आपको कितना ऊर्जा देती है, 38 एटीपी। देखिए जो बात यहां लिखा हुआ है हम आपको बहुत पहले समझा चुके हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सी श्वसन में क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ आपका ग्लूकोज रिएक्शन करेगा, और ऑक्सी श्वसन से हम लोगों की बॉडी को कितना ऊर्जा मिलेगा, तो ऑक्सी श्वसन से आपको 38 एटीपी ऊर्जा मिलेगा, और अनऑक्सी श्वसन से मात्र 2 एटीपी। यानी हम लोगों के बॉडी को टोटल कितना चाहिए, 40 एटीपी ऊर्जा, और अकेले आपको कहां से मिल गया, ऑक्सी श्वसन से 38 एटीपी ऊर्जा मिल गया। और ये ऑक्सी श्वसन की क्रिया से ग्लूकोज का अणु जब टूटा तो आपको कितना ऊर्जा मिल गया, 38 एटीपी। तो 38 एटीपी मिल गया ऑक्सी श्वसन के दौरान, और 2 एटीपी कहां से मिलेगा, अनऑक्सी श्वसन के दौरान। क्लियर ना, कि 38 एटीपी ऊर्जा मिला ऑक्सी श्वसन से, और 2 एटीपी कहां से मिलेगा भाई, तो 2 एटीपी ऊर्जा जो मिलेगा ये आपका अनऑक्सी श्वसन से मिलेगा। इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनॉक्सी श्वसन के दौरान कितनी एटीपी ऊर्जा मिलती है, तो अनॉक्सी श्वसन के दौरान मात्र 2 एटीपी ऊर्जा मिलता है, जबकि ऑक्सी श्वसन की बात करेगा तब आंसर क्या हो जाएगा, 38 एटीपी ऊर्जा। यानी ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटती है, और ये टूटने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करती है। इसके अलावे आपके बॉडी को कितना ऊर्जा देती है, तो इसके अलावे हम लोगों की बॉडी को 38 एटीपी ऊर्जा देती है। कितना ऊर्जा देती है, तो आपके बॉडी को 38 एटीपी यानी 38 एटीपी ऊर्जा देती है। कोई कंफ्यूजन इन्हीं को भी? चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि जब ऑक्सी श्वसन होता है तो उससे ग्लूकोज जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटती है तो उससे हम लोगों के बॉडी को 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है, और अनॉक्सी श्वसन में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है जब ग्लूकोज टूटता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। उसके अलावा मात्र 2 एटीपी ऊर्जा आपके बॉडी को मिलती है। तो अनॉक्सी श्वसन से 2 एटीपी, ऑक्सी श्वसन से 38 एटीपी, टोटल हमारी बॉडी को चाहिए 40 एटीपी ऊर्जा। कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब ऑक्सी श्वसन भी 2 तरह का होता है। यदि ऑक्सी श्वसन की बात किया जाए तो आपका ऑक्सी श्वसन जो है ये भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरे को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। यानी ऑक्सी श्वसन जिसमें आपने देखा कि आपका ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट गया, टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और आपको एनर्जी इतना सारा चीज मिला। ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट गया, और टूटने के बाद आपको क्या मिला, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जल मिला और आपको एनर्जी मिला। तो उस एनर्जी की आपूर्ति ऑक्सी श्वसन से कितना हुआ, तो ये क्लियर था कि ऑक्सी श्वसन जो हुआ इससे हम लोगों की बॉडी को टोटल 38 एटीपी ऊर्जा मिला। कितना एटीपी मिला, 38 एटीपी ऊर्जा। अब ये ऑक्सी श्वसन हो गया 2 प्रकार का। तो एक जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है, इस ग्लाइकोलाइसिस से आपके बॉडी को मिलता है 2 एटीपी ऊर्जा। किससे, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है उससे हम लोगों की बॉडी को 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। और क्रेब्स साइकिल की बात करेगा, ये क्रेब्स साइकिल जो है ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्रेब्स साइकिल की घटना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्रेब्स साइकिल होता है तो इससे आपकी बॉडी को कितना मिलता है, तो आपको 36 एटीपी ऊर्जा, यानी 36 एटीपी ऊर्जा जो है वो किस प्रक्रिया से मिलता है, तो क्रेब्स साइकिल से मिलता है। 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है, और 36 एटीपी जो है वो क्रेब्स साइकिल से मिलता है। और ये क्रेब्स साइकिल की घटना कहां घटित होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए याद कीजिए, हम कोशिका में आपको पढ़ाए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ सेल।
माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि पूरे बॉडी को 40 एटीपी ऊर्जा चाहिए, उसमें 2 एटीपी अनॉक्सी श्वसन से मिला, 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से मिला और 36 एटीपी जो है वो अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल से मिला। कितना एटीपी? 36 एटीपी क्रेब्स साइकिल से मिला, आपको माइटोकॉन्ड्रिया से मिला, अतः 36 एटीपी जो क्रेब्स साइकिल से मिला और ये घटना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? तो इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि अकेले माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्रेब्स साइकिल के दौरान हम लोगों की बॉडी को 36 एटीपी ऊर्जा दिया और ग्लाइकोलाइसिस से कितना मिला? मात्र ग्लाइकोलाइसिस से आपको 2 एटीपी ऊर्जा मिला। तो ऑक्सीशोषण कितना प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। कौन कौन? तो एक ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्रेब्स साइकिल। याद हो गया बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा घटना हुआ? तो आपका क्रेब्स साइकिल का घटना हुआ। और साइटोप्लाज्म जो है, इस साइटोप्लाज्म में क्या हुआ? तो आपका ग्लाइकोलाइसिस की घटना हुआ। ग्लाइकोलाइसिस से मात्र 2 एटीपी ऊर्जा, जबकि क्रेब्स साइकिल से 36 एटीपी ऊर्जा। टोटल ऑक्सीशोषण से 38 एटीपी, तो 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से और 36 एटीपी किससे हो गया? क्रेब्स साइकिल से। 36 2 कितना हो गया? 38। और अनॉक्सीशोषण की बात किया जाएगा तो वहां से भी 2 एटीपी, 38 2 40। तो पूरी बॉडी को कितना एटीपी चाहिए? 40 एटीपी चाहिए। अनॉक्सीशोषण से कितना मिला? 2 एटीपी। ऑक्सीशोषण से कितना मिला? 38 एटीपी। क्रेब्स साइकिल से कितना मिला? 36 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस से कितना मिला? तो 2 एटीपी। पक्का ना? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। और क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया कहां होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पक्का कंफर्म है? चलिए उम्मीद करते हैं ये ऑक्सीशोषण का दोनों टाइप्स दिमाग में सेट हो गया होगा। एक को ग्लाइकोलाइसिस और दूसरे को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां हुआ? तो साइटोप्लाज्म में हुआ और इस साइटोप्लाज्म में समान रूप से हुआ और इससे आपकी बॉडी को कितना मिला? तो इससे आपकी बॉडी में 2 एटीपी खर्च हो गया और आपके बॉडी को 2 एटीपी ऊर्जा ही मिला। कितना एटीपी मिला? तो ग्लाइकोलाइसिस से आपके बॉडी को 2 एटीपी ऊर्जा मिला। और यदि क्रेब्स साइकिल की मात्र 2 एटीपी शेष रह गया। यदि क्रेब्स साइकिल की बात किया तो अभी तुरंत हम आपको बताए कि क्रेब्स साइकिल की घटना कहां हुआ? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल की घटना कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और इससे आपकी बॉडी को कितना ऊर्जा मिलेगा? तो क्रेब्स साइकिल के दौरान जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होगा क्रेब्स साइकिल, इससे 36 एटीपी यानी आपके बॉडी को 36 एटीपी ऊर्जा मिलता है। कहीं लिखा हुआ है कि नहीं? नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आप याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल के दौरान आपकी बॉडी को कितना मिला? तो क्रेब्स साइकिल की घटना माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है, जिससे हम लोगों की बॉडी को 36 एटीपी ऊर्जा मिलता है। कितना एटीपी भाई? 36 एटीपी ऊर्जा मिलता है। क्लियर? तो क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल की घटना होती है और यहां लिखा हुआ है। और उस क्रेब्स साइकिल की घटना से कितना ऊर्जा मिला? तो क्रेब्स साइकिल की घटना से ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और टूटने के बाद आपकी बॉडी को 36 एटीपी ऊर्जा देता है। तो क्रेब्स साइकिल से मिल गया 36 एटीपी और ग्लाइकोलाइसिस से मिल गया 2 एटीपी। 36 2 38 एटीपी और 2 एटीपी अनॉक्सीशोषण से, तो 38 2 40 एटीपी। उड़ गया ना? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो ऑक्सीशोषण के दौरान टोटल कितना ऊर्जा मिला? तो ऑक्सीशोषण के दौरान टोटल 38 एटीपी ऊर्जा मिला। और ऑक्सीशोषण में कितनी प्रकार की घटना? 2 प्रकार का, एक ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस से कितना मिला? 2 एटीपी और क्रेब्स साइकिल से कितना मिला? 36 एटीपी। 36 2 38 एटीपी। तो ऑक्सीशोषण से टोटल मिला 38 एटीपी। कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब आपका मनुष्य में श्वसन अंग के बारे में, तो आपके सामने ये पिक्चर है। हम आपको बता चुके हैं कि श्वसन अंग में कौन कौन सा जिम्मेवार है। तो श्वसन अंग में आपका जिम्मेवार अंग जो है, ऑर्गन्स जो है, वो आपको यहां से स्टार्ट होता है। ये आपका नाक हो गया, यानी समझिए ये आपका नाक से स्टार्ट होता है। फिर यहां पर आपका क्या होता है? लैरिक्स होता है। यहां पर आपका क्या होगा? तो यहां पर आपका लैरिक्स होगा। फिर आगे जाइएगा तो यहां पर आपका ट्रेकिया होगा। ट्रेकिया होगा। फिर ट्रेकिया जो है वो आगे चलकर ये 2 भागों में बट जाती है, इसको ब्रोंचस कहा जाता है। और फिर यहां पर आपका क्या हो गया? फेफड़ा हो गया। और इसके नीचे एक मांसल जैसी संरचना डायफ्राम हो गया। ये टोटल ऑर्गन्स जो है ये आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम का क्या क्या? नाक, गला, ट्रेकिया, ब्रोंचस, लंग्स और नीचे क्या? आपका डायफ्राम। ये टोटल श्वसन
ऑर्गेन्स में आता है, श्वसन अंग में आता है, इन सब के समूह को ही ऑर्गेन सिस्टम, कौन सा ऑर्गेन सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे मेन की बात करेगा तो सबसे मुख्य अंग में कौन आ जाएगा, तो आपका सबसे मुख्य अंग में फेफड़ा आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास आपका हुआ ये अच्छी तरीका से आप समझ गए होंगे। अब अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।